प्रणाम। राज ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनकी जो आज सुबह 10 बजे के करीब भेंट हुई, उसके बारे में बहुत चर्चा चल रही है। मैं दोनों का एक अभ्यासक हूं, मित्र हूं, अलग बात है। एक पुरानी मैत्री है, एक विद्यमान है, मगर है मैत्री है। मैं अभ्यासक हूं, हितचिंतक हूं दोनों का, और दोनों का स्वभाव क्या है, भाव क्या है, उनका एक दूसरे से हित संबंध किस प्रकार से हो सकता है, इसके बारे में मैं अधिकार वाणी से आपसे बात कर सकता हूं। पहली बात ये याद रखिए कि देवेंद्र फडणवीस इनके पास, राज ठाकरे जी के पास गए नहीं थे। चौंक गए नहीं थे, इसका मतलब यह है कि राज ठाकरे को मिलना ये उनका मुख्य कार्यक्रम नहीं था। हमारे चैनल वाले भी कुछ बातें छुपा के रखते हैं। रोज सुबह हमको पत्रकार के नाते प्रोग्राम आता है, मुख्यमंत्र्यांचे आजचे कार्यक्रम, उपमुख्यमंत्र्यांचे आजचे कार्यक्रम। उसमें 11 बजे शिवाजी पार्क के उस किनारे स्काउट हॉल है, शिवाजी पार्क के उस किनारे स्काउट हॉल है, वहां पे परीक्षा पे चर्चा, ये मोदी साहब का जो मन की बात का प्रोग्राम है, उसका सामूहिक श्रवण और दर्शन था। पालक आने वाले थे, विद्यार्थी आने वाले थे, इनके कार्यकर्ता आने वाले थे, और वो परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद देवेंद्र जी वहाँ एड्रेस करने वाले थे, उनको संबोधित करने वाले थे। तो ऐसा हो गया कि वो किनारे पे स्काउट हॉल है, वहाँ आना ही था 11 बजे, उनको घोषित कार्यक्रम था। तो उन्होंने सोचा कि भाई जाते जाते क्यों न हम इनको भी मिल के जाए। क्या होते ना, नए जोड़ा जब शादी करके आता है तो गांव में बहुत सारे मंदिर रहते हैं। शिव मंदिर रहता है, राम मंदिर रहता है, कोई देवी का मंदिर रहता है, मसोबा का मंदिर रहता है, ग्राम देवत का मंदिर रहता है, कुल देवत। वो जोड़ा घूमता है, सब जगह आके नमस्कार करता है, नमस्कार करता है, वो एक प्रथा है। वैसे ही मुख्यमंत्री जब कोई होता है तो उसको कुछ लोगों के पास ऐसा औपचारिक तौर पर जाना होता है। कल अगर वो पुणे गए और शरद पवार जी से मिले तो मुझे बिल्कुल नहीं आश्चर्य होगा। वो वही शादी का जोड़ा जो नया नया शादी हुआ है, वो जैसे गांव के सभी मंदिरों में जाके नमस्कार करते हैं, अगले शनि मंदिर तक जाते हैं, वैसा ही है। तो उन्होंने सोचा होगा कि वो कॉर्नर पे आ रहा हूँ, 100 मीटर पे है, तो चलो जाते जाते इनको भी खुश कर दे। भाई मुख्यमंत्री आ गए मेरे घर, उनका भी थोड़ा सा अहंकार जो है वो नागोबा डोलने लगता है, तो वो भी खुश हो जाएंगे। और ये ब्राह्मण लोग जो रहते हैं, उनकी परंपरा है कि वो शादी में ही मौंजी बंधन कर लेते। मनोहर जोशी हमेशा मुझे बोलते कि मैं तुम्हारे घर आता हूँ, बड़ा फंक्शन रहता है तो आते आते लग्नात मुंज करून टाकतो, म्हणजे एक फंक्शन में पोट फंक्शन, एक सब फंक्शन ले लेता हूँ। वैसे उनका ये सब फंक्शन था, ये प्रायोरिटी फंक्शन नहीं था। हाँ, अगर कोई बड़ा पॉलिटिकल दाव लड़ाना होता तो वो रात के समय उनको मिलने जाते थे। शायद ओपनली नहीं मिलते थे, गुपचुप मिलते थे और चर्चा नहीं होने देते थे अगर कोई ये करना है। दूसरी बात यह है कि भाई कॉन्फिडेंशियल कुछ गुप्त बातें बोलना है तो कार्यकर्ताओं को बाजू में बिठा के बोलते हैं क्या कोई नेता? क्या बात कर रहे हैं? क्या अमित ठाकरे को प्रॉमिस किया कि विधान परिषद में राज्यपाल नियुक्त करेंगे? क्यों? अरे भाई, ऐसा फालतू ऑफर स्वीकारने वाले और पालतू होने वाले राज ठाकरे नहीं है। वो कभी भी ऐसा अपमानजनक कोई प्रस्ताव नहीं स्वीकारेंगे। और अमित क्यों, बाल नांदगांवकर से लेके सीनियर लोग हैं, फिर मन से सैनिक विचलित हो जाएंगे, बोलेंगे अपने ही बेटे को, फिर आदित्य और उद्धव, सुप्रिया और तुम्हारा ये शरद पवार साहब, एकनाथ और श्रीकांत, ये सबके लाइन में तुम भी बैठ गए तो मनसे के राज ठाकरे। हाँ ठीक है, चुनाव में टिकट देना बात अलग है, वहाँ पे परीक्षा होती है, वो परीक्षा में फेल हो गए वो बात अलग है, मगर परीक्षा तो दी, ये भी कौतुक की बात है कि नहीं? तो ये ऐसा राज्यपाल नियुक्त वगैरह फेंके हुए टुकड़े पे नहीं पलने वाले, वो खुद की कमा के खाएंगे। कौन? राज ठाकरे। तो ऐसा ये फालतू बना है ऐसा बोलना कि उसको अमित को दिया है, ये दिया है, बिल्कुल वो देंगे नहीं, ये लेंगे नहीं। और दूसरी बात यह है कि राज ठाकरे की उपयुक्तता वो 10% है और उपद्रवकारकता 90% है। तो उनको पहले वंदन करना, उनको मिलना, राजशिष्टाचार का पालन करना इनके लिए आवश्यक है।
और राज ठाकरे भी खुश हो जाते हैं ना। थोड़ा क्या है ना, उनके अभी परसों ही उन्होंने पूना में इनके बीजेपी की एक लाथा लगाती थी। वो बोले कि इनके 40 आ गए, 50 आ गए, 10 आने की औकात नहीं, इनके 132 आ गए, इनके औकात है क्या इतने आने की। मीन औकात निकाली थी, बीजेपी की निकाली। आज महाराष्ट्र में बीजेपी में बोले तो देवेंद्र फडणवीस है, तो उनकी औकात निकाली 2 दिन पहले पुणा के सभा में, है कि नहीं। 2 दिन के बाद ये उनको मिलने गए, तो इसी कारण गए कि भाई अगली बार थोड़ा लात तो आप मारेंगे, आपके स्वभाव से मारेंगे, लात मारेंगे, हाथ मारेंगे, हमारे फटके देंगे हमको, थोड़ा सौम्य, थोड़ा तेल लगा के मारो, इतना ही बोलने की, इससे परे कुछ नहीं। थोड़ा आदमी सौम्य हो जाता है ना भाई, मिलते हैं ना, तो थोड़ा वो जो बीच में जो एक ये रहता है क्रोध का, वो थोड़ा अंगार बुझता है, थोड़ा पानी पड़ता है, आग में तेल नहीं छिटकते। तो फडणवीस तो, मैं बोलता हूँ फडणवीस इज ए प्रोफेशनल पॉलिटिशियन। क्या है, प्रोफेशनल है। वो हमेशा एक मास्क, मुखौटा धारण करके घूमते हैं, फिरते हैं, जो भी करते हैं उसके पीछे उनका राज रहता है। और राज के मिलने के पीछे भी ये राज होगा कि भाई उपद्रव जरा कम करो। मैं हमेशा एक कहानी बताता हूँ, जयंत सारगावकर जी ने लिखा है, इसके लिए मेरे प्रूफ है, नहीं तो लोग बोलेंगे अरे क्या कुछ भी बकते हो। नहीं, जयंत सारगावकर जी ने लिखा है कि जब श्री गणेश यज्ञों में विघ्न बाधा डालते थे, तो ऋषि मुनि शंकर महाराज को शरण गए, भगवान शंकर को, और उन्होंने बोला भाई तुम्हारा बेटा बड़ो तकलीफ देता है। तो बोले हाँ थोड़ा जरा है व्रात्य, एक काम करो, उसको बोलो कि पहली पूजा आपकी होगी, आद्य पूजा तुम्हारी, बाद में दूसरे देव देवताओं का ये करेंगे। वो बोले अच्छा इससे होगा क्या। बोला होगा, उसका अहंकार जो है वो ये हो जाएगा। तो तभी से ये आद्य पूजा की प्रथा आई। ऐसा जयंत सारगावकर जी ने देवा तुची गणेश नामक मराठी किताब में लिखा है, उसकी आवृत्ति मैंने संभाल के रखे, कोई ये न बोले। तो उसी प्रकार से है ये की भाई ठीक आहे, टीका बिका करा, पण अगदी जोड्याने पायातला जोडा काढला आणि हाणला असं नका करू, हळूच चापट्या मारा आम्हाला, आम्ही ते सहन करायची तयारी ठेवली। तो थोड़ा चाय पोहे खाने से बाकी कुछ नहीं होता, तो थोड़ा तो दबाव आता है ना, उनके लोग भी आशान्वित होते हैं ना। मनसे वाले जो है वो अभी दुविधा में हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अकेले लड़ने से हमारी संख्या बढ़ेगी क्या, भाजपा के साथ जाने से बढ़ेगी, और भाजपा के साथ जाने देंगे क्या हम, क्योंकि एकनाथ शिंदे का मनसे को जबरदस्त विरोध है। थाना में तो 100% मैं आपको चैलेंज करके बता सकता हूँ कि एक भी सीट वो मनसे को देने वाले नहीं है। और मुंबई में भी उन्होंने बोल दिया है, मैंने वो गुपित तो सीक्रेट कभी का बता दिया सबको आपको, उन्होंने बोला बीजेपी को जो एग्रीमेंट होगा वो शिंदे सेना, भाजपा और अजित दादा तीनों का ही होगा, पूरे महाराष्ट्र में होगा तो उसमें भी चक्कर है, मगर होगा तो आपके सीट में से जिसको देना है आप दे दो, आठवले को दे दो, बिसरले को दे दो, राज को दे दो, ताज को दे दो, जिसको देना है दे दो, आपके कोटे से दो। बीजेपी को भी ये परवड़ेगा क्या, उन्होंने 200-300 लोगों को बोल के रखा है वे तुमको देता हूँ, तुमको देता हूँ, वो सब हो जाएंगे ना। तो एक ही मकसद था इसका कि भाई सुखी रहो, शांत रहो, समाधानी रहो, हमें तकलीफ मत दो, और हम आपके छोटे मोटे कुछ काम होंगे तो करेंगे। उनके कार्यकर्ताओं में भी उत्साह आता है ना, और लोगों में एक अच्छा मैसेज जाता है। राज के लिए, राज साहब के लिए फायदेमंद क्यों है कि लोग उनके पास शिकायत लेके आते हैं तो वो बोल सकते हैं मैं मुख्यमंत्र्यांना बोलतो, क्योंकि ये जो प्रदर्शन हुआ है उसकी वजह से उनकी भी साख, उनकी भी ये प्रतिष्ठा बढ़ती है। लोगों को लगता है कि भाई डायरेक्ट मुख्यमंत्री नहीं बैठ रहा है, मगर वाया वाया तो मिलेंगे, अपनी बात जो है, अपनी जो शिकायत है वो कम से कम मुख्यमंत्री तक पहुंचाने वाला कोई तो है, एक मध्यस्थ है, इनके थ्रू हम जाएंगे। वो मुख्यमंत्री अपनी दखल नहीं लेते, मगर उसी चीज़ के ऊपर इनकी दखल लेके शायद काम कर देंगे, एक मैसेज जाता है, इसके परे कुछ नहीं होता है। लोग अपने घर मंत्री को क्यों बुलाते हैं, वहाँ का जो आपको मालूम है कि नहीं, कि लोग मंत्री को घर में खाने के लिए, चाय पीने के लिए सिर्फ इसलिए बुलाते हैं कि उस गांव में जो प्रशासकीय अधिकारी है, राजकीय नेता कार्यकर्ता है अलग अलग पार्टी के, उनके ऊपर एक रुबाब जम जाए, एक ये प्रभाव पड़ जाए कि भाई साहब क्या नहीं, साहब उनके घर चाय पीने आए थे, ऐसा। उसके परे 90% में कुछ रहता नहीं है दोस्ती करके आए बहुत कम, उनको बुलाना, अरे मंत्री का खाली नज़र एक देखना भी बड़ा रहता है, उसके भी लोग माझ्याकडे बघितलं। अरे पीठ पे हाथ रखा तो वो रामायण में लिखा है ना कि वो खारीला काय म्हणतात रे, इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात खार आपली, जरा बहुत स्क्विरल, तो उसके पीठ पे वो राम का पंजा है ना,
बोलते हैं ना कि उसने पीठ थपथपाई वो स्क्विरल की और बोले कि तुमने भी अपने हिसाब से काम किया, उसका मैं दाद देता हूँ। तो अभी तक उसके पीठ पे वो 5 पंजा है। वैसे लोक धन्य हो जाते हैं, मुख्यमंत्रीने माझ्या पाठीवर हात ठेवला असं करून लगेच सेल्फी, नाही तो शाम को हे फोटो कर साहबांनी माझ्या पाठीवर हात, साहेबाला माहिती असतं, साहब भी जानते हैं कि इसके पीठ पे हाथ रख दिया, ढूंढन पे लात मारा फिर भी बोलता नहीं, क्योंकि ढूंढन पे लात मरती है वो खासगी में बैठती है, पीठ पे हाथ सबके सामने बैठती है ना। तो उसके बहुत सारे नाटक चलते हैं। मगर एक बात बोलता हूँ कि फडणवीस को लोग बोलते हैं ना कि केंद्र में कौन सा मंत्री पद गए तो देना चाहिए, मैं बोलता हूँ उनको परराष्ट्र मंत्री बनाओ। कैसे संबंध रखने का, मराठी में मैं बोलता हूँ, कसं घोळवायचं, कसं लोळवायचं, कसं चाळवायचं, कसं खेळवायचं, इसमें बाप मात नहीं। सम्मान देते हुए अपमान कैसा करना, अगर किसी को सीखना है तो देवेंद्र फडणवीस जी सीखो। किसी को पद देना और प्रतिष्ठा नहीं देना कैसे करना है, फडणवीस जी से सीखो। बहुत एकदम मंजे हुए खिलाड़ी बोलते वैसे है वो। तो राज ठाकरे जी के साथ उनकी जो मीटिंग हुई, उसका निष्कर्ष यही है कि मुख्यमंत्री होने के बाद एक औपचारिक था राजस शिष्टाचार, वो उन्होंने पूरा किया ना। अमित को कोई ऑफर दिया है उन्होंने और लोगों के सामने दे देंगे। ये टीवी वाले आधा बताते हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि बाजू में प्रोग्राम था उसमें आने वाले थे करके इधर आए। वो स्पेशली कहाँ आले राज ठाकरे के लिए नहीं आए ना, उधर आने वाले ही थे तो जाते जाते चपला काटला नमस्कार केला, ऐसा है वो, इससे ज़्यादा महत्व नहीं है। और मोहित कंबोज आधा घंटा आधा जाके बैठा था उधर, ये भी नहीं किसी ने दिखाया। और उनके नेता भी थे, अरे 10 लोगों के सामने चर्चा होती है क्या, मी तुझ्या मुलाला करतो ऐसी होते, क्या बात कर रहे हो। हमारे दोस्त लोग बैठे थे ना उधर, सब 1 मिनट भी ऐसा नहीं था कि दोनों अकेले में बैठे, पूरा फैमिली का दरबार था। ये लोग थे, उनके कार्यकर्ता थे, नेता, कार्यकर्ता नहीं नेता थे, मोहित कंबोज था। तो मैं बोलता हूँ वेला, ये राज दर्शन का प्रोग्राम हुआ है, राज शिष्टाचार हुआ है, उसके परे इसमें कोई भी मतलब मत निकालिए। और कोई निकाल रहा है तो विश्वास मत करो। आपको इलेक्शन आने के बाद पता चलेगा कि अनिल जी तब जो बोले वो अब सच हो रहा है। धन्यवाद।